ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मानव इतिहास में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की शुरुआत किसी एक दिन अचानक नहीं हुई थी, बल्कि यह इंसानी ज़रूरतों के साथ धीरे धीरे विकसित हुई। आइए इसे 3 आसान चरणों में समझते हैं कि प्रारंभिक इंसानों ने इसे कैसे समझा, इसकी शुरुआत कब हुई और ये एक अभ्यास से विज्ञान, अर्थशास्त्र कैसे बन गया। 1. प्रारंभिक इंसानों ने अर्थव्यवस्था को कैसे समझा। हाउ अर्ली ह्यूमन्स न्यू इकोनॉमी। शुरुआती इंसानों, शिकारी संग्रहकर्ताओं को ये नहीं पता था कि वे किसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। उनके लिए ये सिर्फ बचने और जीवन जीने का तरीका था। उनकी अर्थव्यवस्था इन प्राकृतिक तरीकों से काम करती थी। उपहार और लेन देन, गिफ्ट इकोनॉमी। शुरुआत में इंसान छोटे कबीलों में रहते थे। वे शिकार करते थे और उसे आपस में बांटते थे। यह आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। जब इंसानों ने दूसरे कबीलों से मिलना शुरू किया तो उन्होंने सामान की अदला बदली शुरू की। उदाहरण के लिए, तुम मुझे पत्थर के औजार दो, मैं तुम्हें जानवरों की खाल दूंगा। यहीं से व्यापार का सबसे पहला और बुनियादी रूप शुरू हुआ। 2. अर्थव्यवस्था की असली शुरुआत कब हुई। When the economy begins. अर्थव्यवस्था की असली और व्यवस्थित शुरुआत आज से लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले हुई, जिसे हम कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। खेती और स्थायी जीवन। जब इंसानों ने शिकार छोड़कर खेती करना शुरू किया तो वे एक जगह बसने लगे और गांव बनने लगे। अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। खेती की वजह से इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाने लगा। इस बचे हुए अनाज, सरप्लस, ने अर्थव्यवस्था की नींव रखी। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। अब हर किसी को खाना पकाने या उगाने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग किसान बन गए, कुछ बर्तन बनाने वाले तो कुछ औजार बनाने वाले। मुद्रा, मनी का आविष्कार। सामान की अदला बदली में मुश्किलें आने लगीं, जैसे अनाज के बदले गाय लेना मुश्किल था। इसलिए विनिमय को आसान बनाने के लिए सीपियों, कीमती पत्थरों और बाद में धातु के सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। यहीं से अर्थव्यवस्था ने अपना आधुनिक रूप लेना शुरू किया। 3. अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स तक का सफ़र। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वो व्यावहारिक काम है जो लोग रोज़ करते हैं, जैसे सामान बनाना, खरीदना, बेचना। लेकिन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इस बात का विज्ञान या अध्ययन है कि ये पूरी प्रणाली कैसे काम करती है। शब्द की उत्पत्ति। इकोनॉमी शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से आया है, जिसका अर्थ था घर का प्रबंधन, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। यह एक विषय, सब्जेक्ट के रूप में कैसे विकसित हुआ। प्राचीन विचारक। भारत में चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राज्य के धन और शासन का प्रबंधन बताया गया था। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल ने भी घरेलू संपत्ति के प्रबंधन पर विचार दिए थे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म। 18वीं शताब्दी तक अर्थव्यवस्था को एक अलग विज्ञान नहीं माना जाता था। 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने पहली बार समझाया कि बाजार कैसे काम करता है, कीमतें कैसे तय होती हैं और देशों की संपत्ति कैसे बढ़ती है। एडम स्मिथ को ही आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कहा जाता है। यहीं से लोगों का पैसा कमाने का दैनिक जीवन, इकोनॉमी, एक औपचारिक शैक्षणिक विषय इकोनॉमिक्स में बदल गया। प्रारंभिक मानव सभ्यता में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का महत्व केवल सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं था। वास्तव में अर्थव्यवस्था ही वो नींव थी जिस पर दुनिया की महान सभ्यताएं, जैसे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र बनी। अगर उस समय आर्थिक ढांचा विकसित नहीं होता तो आज हम जंगल में ही रह रहे होते। यहाँ हिंदी में इसके मुख्य महत्व, इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। 1. जीवन में स्थिरता और सुरक्षा, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। सबसे पहले अर्थव्यवस्था ने इंसानों को शिकारी, हंटर से किसान, फार्मर बनाया। अधिशेष, सरप्लस। जब इंसानों ने खेती से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाना, सरप्लस प्रोडक्शन, सीखा तो उन्हें रोज़ भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। सुरक्षा। इसी बचे हुए अनाज ने अकाल या सूखे के समय उनकी जान बचाई। अर्थव्यवस्था ने उन्हें भविष्य के लिए बचत, सेविंग करना सिखाया। 2. शहरों और नगरों का जन्म, बर्थ ऑफ सिटीज़। दुनिया के पहले शहर वहीं बसे जहां व्यापार, ट्रेड होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे शहर इसलिए इतने विकसित हुए क्योंकि वहां अनाज के गोदाम, ग्रैनरीज थे और वे दूर दराज के इलाकों जैसे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। अर्थव्यवस्था की वजह से ही सड़कें, बंदरगाह और बाजार बनाए गए। 3. काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। यह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान था। क्योंकि अब सबके पास खाना था किसानों की बदौलत, इसलिए हर किसी को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन आई।
कुछ लोग कुम्हार बने, बर्तन बनाने के लिए। कुछ लोहार बने, हथियार और औजार बनाने के लिए। कुछ सैनिक बने, संपत्ति की रक्षा करने के लिए। कुछ पुरोहित राजा बने, प्रशासन चलाने के लिए। इस तरह समाज में अलग अलग पेशे प्रोफेशंस शुरू हुए। 4. लेखन और गणित का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग और मैथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने लिखना पढ़ना कविताएं लिखने के लिए नहीं, बल्कि हिसाब किताब रखने के लिए सीखा था। व्यापारियों को ये याद रखने की ज़रूरत थी कि किसने कितना अनाज उधार लिया है। इसी ज़रूरत ने लिपि, स्क्रिप्ट और गणित नंबर्स को जन्म दिया। मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टिकाओं, क्ले टैबलेट्स पर मिले सबसे पुराने लेख आर्थिक हिसाब किताब ही हैं। 5. सामाजिक ढांचा और हायरार्की, सोशल स्ट्रक्चर। अर्थव्यवस्था ने ही तय किया कि समाज में कौन ताकतवर होगा। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन, अनाज या मवेशी थे, वो अमीर, रिच और शक्तिशाली बन गया। यहीं से राजा, सामंत और आम जनता के बीच का वर्ग भेद, क्लास डिवीजन शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था ने ही राज्यों और साम्राज्य, एम्पायर्स बनाने की ताकत दी। संक्षेप में, प्रारंभिक काल में अर्थव्यवस्था मानव विकास का इंजन थी। इसने हमें जंगली जीवन से निकालकर एक सभ्य और व्यवस्थित समाज, सिविलाइज्ड सोसाइटी में बदल दिया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रारंभिक काल में अर्थव्यवस्था केवल लेन देन नहीं थी, बल्कि ये वो शक्ति थी जिसने मानव समाज के ढांचे, स्ट्रक्चर को खड़ा किया। आइए इस चर्चा को 4 मुख्य बिंदुओं में समझते हैं कि अर्थव्यवस्था ने जंगली जीवन को सभ्य समाज में कैसे बदला। 1. आज से कल की सोच, फ्रॉम सर्वाइवल टू सेविंग। जंगली जीवन, शिकारी मानव, हंटर गैदरर, सिर्फ आज के लिए जीता था। अगर शिकार मिला तो खाया, नहीं तो भूखा रहा। सभ्य समाज, कृषि अर्थव्यवस्था ने इंसान को अधिशेष, सरप्लस का महत्व समझाया। जब इंसान ने अनाज जमा करना, स्टोर सीखा, तो उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। इसी सुरक्षा ने उसे एक जगह बसने और परिवार, समाज बनाने का मौका दिया। 2. हुनर और तकनीक का विकास, इनोवेशन और स्किल। जंगली जीवन, हर व्यक्ति को सब कुछ खुद करना पड़ता था, शिकार भी, घर बनाना भी और कपड़े बनाना भी। सभ्य समाज, अर्थव्यवस्था ने श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर को जन्म दिया। जिसके पास अनाज था, उसने कुम्हार से बर्तन खरीदे। कुम्हार को खेती करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान अच्छे बर्तन बनाने में लगाया। इसी तरह लोहारों ने बेहतर हथियार बनाए और कारीगरों ने पक्के मकान। अर्थव्यवस्था के कारण ही इंसान विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट बना। 3. भाषा और लिपि का जन्म, बर्थ ऑफ राइटिंग और रूल्स। जंगली जीवन, बात करने के लिए इशारे या बोलियां काफ़ी थीं। सभ्य समाज, जब व्यापार बढ़ा तो हिसाब किताब रखने की ज़रूरत पड़ी, किसने कितना अनाज उधार लिया। इसी ज़रूरत ने दुनिया की पहली लिपि, स्क्रिप्ट और संख्या प्रणाली, नंबर्स को जन्म दिया। सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के लेख मूल रूप से व्यापारिक दस्तावेज ही थे, यानी हम पढ़ना लिखना इसलिए सीखे क्योंकि हमें व्यापार करना था। 4. सहयोग और शांति, कोऑपरेशन और पीस। जंगली जीवन, कबीले अक्सर संसाधनों के लिए लड़ते थे। सभ्य समाज, व्यापार ने अजनबियों को एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया। अगर आपको दूसरे गांव से तांबा, कॉपर चाहिए, तो आप उनसे लड़ने के बजाय उनसे दोस्ती और व्यापार करेंगे। अर्थव्यवस्था ने लोगों को परस्पर निर्भर, इंटरडिपेंडेंट बनाया, जिससे बड़े और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण संभव हुआ। निष्कर्ष, अर्थव्यवस्था वो इंजन थी जिसने मानव को सिर्फ जीवित रहने, सर्वाइविंग के संघर्ष से निकालकर जीवन जीने, थ्राइविंग की कला सिखाई। इसी नींव पर आज की आधुनिक दुनिया खड़ी है। भौतिक मुद्रा, फिजिकल मनी का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। इसने वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम की उन बड़ी कमियों को दूर कर दिया जो व्यापार को मुश्किल बना रही थीं। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि सिक्के या मुद्रा के आने से कैसे सब कुछ बदल गया। 1. दोहरे संयोग की समस्या का अंत, एंड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि व्यापार तभी हो सकता था जब दोनों पक्षों को एक दूसरे के सामान की ज़रूरत हो। पहले बार्टर, अगर आपके पास गेहूं है और आपको जूते चाहिए, तो आपको एक ऐसे मोची को ढूंढना पड़ता था जिसे जूतों के बदले गेहूं ही चाहिए हो। अगर उसे चावल चाहिए होता तो आप जूते नहीं खरीद पाते। बाद में मनी, पैसे ने इस समस्या को ख़त्म कर दिया। अब आप अपना गेहूं किसी को भी बेचकर पैसे ले सकते थे और उन पैसों से मोची से जूते खरीद सकते थे। मोची को गेहूं की ज़रूरत हो या न हो, वो पैसे स्वीकार कर लेता था। 2. मूल्य तय करना आसान हो गया, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। पहले चीज़ों की कीमत तय करना बहुत मुश्किल था, जैसे एक गाय के बदले कितने बोरी गेहूं या एक गाय के बदले कितने जोड़ी जूते।
हर सौदे में हिसाब अलग होता था। बाद में मुद्रा ने हर चीज को एक निश्चित कीमत दे दी। अब यह तय हो गया कि एक गाय 50 सिक्कों की है और एक जोड़ी जूते 2 सिक्कों के। इससे व्यापार में पारदर्शिता आ गई। 3. धन को जमा करना संभव हुआ। स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले वस्तु विनिमय में आप अपनी संपत्ति वेल्थ को लंबे समय तक जमा नहीं कर सकते थे। अगर आपकी संपत्ति सब्जियां या दूध थी तो वो कुछ दिनों में खराब हो जाती थी। बाद में धातु के सिक्कों सोना चांदी तांबा को सड़ने या गलने का डर नहीं था। इंसान अब अपनी मेहनत की कमाई को भविष्य के लिए बचा सेव कर रख सकता था। यहीं से अमीर बनने या पूंजी कैपिटल बनाने की शुरुआत हुई। 4. उधारी और भविष्य का भुगतान डिफर्ड पेमेंट्स। पहले उधार लेना बहुत पेचीदा था। अगर आपने आज किसी से एक गाय उधार ली तो 2 साल बाद आप क्या लौटाएंगे? वही गाय तो अब बूढ़ी हो गई होगी। बाद में पैसे ने ऋण लोन लेना आसान बना दिया। आप आज 100 सिक्के उधार लेते हैं और तय समय बाद 105 सिक्के ब्याज सहित लौटा सकते हैं। 5. सामान ले जाने की सुविधा पोर्टेबिलिटी। पहले अगर आपको दूर देश से कुछ खरीदना होता तो आपको अपने साथ भारी सामान जैसे अनाज या जानवर ले जाना पड़ता था, जो बहुत कठिन था। बाद में आप बस अपनी जेब में सोने या चांदी के सिक्के रखकर मीलों दूर जा सकते थे और वहां से अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते थे। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते खोल दिए। संक्षेप में पैसे ने व्यापार को जरूरत से हटाकर स्वतंत्रता फ्रीडम में बदल दिया। अब आप जो चाहें जब चाहें और जहां से चाहें खरीद सकते थे। ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। सोने चांदी के सिक्कों से कागज के नोट पेपर मनी तक का सफर सुरक्षा सिक्योरिटी और सुविधा कन्वीनियंस की वजह से तय हुआ। मानव इतिहास में यह बदलाव मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। 1. समस्या धातु का भारीपन और चोरी का डर। सोने और चांदी के सिक्कों में अपना आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, लेकिन उनमें 2 बड़ी कमियां थीं। वजन अगर आपको बहुत बड़ा व्यापार करना हो तो टन भर सोना साथ ले जाना असंभव था। सुरक्षा डाकुओं द्वारा लूट लिए जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। 2. समाधान सुनार और वचन पत्र द गोल्डस्मिथ्स और प्रॉमिसरी नोट्स। मध्ययुगीन यूरोप और प्राचीन चीन में व्यापारियों ने इसका एक हल निकाला। जमा करना लोगों ने अपना सोना और चांदी शहर के सुनारों गोल्डस्मिथ्स के पास जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास सुरक्षित तिजोरियां होती थीं। रसीद बदले में सुनार उन्हें एक कागज की रसीद देता था जिस पर लिखा होता था, मैं धारक को मांग करने पर इतना सोना देने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। कागज का लेन देन। धीरे धीरे लोगों ने सामान खरीदने के लिए सोना निकालने के बजाय सीधे उस रसीद का ही लेन देन शुरू कर दिया। दुकानदार उस रसीद को स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वे इसे सुनार को दिखाकर कभी भी असली सोना ले सकते हैं। यही रसीदें दुनिया की पहली कागजी मुद्रा बनी। रोचक तथ्य दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा का आधिकारिक उपयोग चीन चाइना में 7वीं शताब्दी तांग और सौंग राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने इसे फ्लाइंग कैश कहा, क्योंकि यह हवा में उड़ सकता था, हल्का था। 3. सरकार का प्रवेश और फियाट मनी। शुरुआत में हर बैंक या सुनार अपने नोट छापता था, लेकिन इससे धोखाधड़ी होने लगी। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक सरकारों ने हस्तक्षेप किया और नोट छापने का अधिकार केवल एक सरकारी बैंक जैसे भारत में RBI, अमेरिका में फेडरल रिजर्व को दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड काफी समय तक हर नोट के पीछे सरकार उतना ही सोना रिजर्व में रखती थी, यानी आप नोट देकर सरकार से सोना मांग सकते थे। आधुनिक युग फियाट मनी 1971 के बाद दुनिया के अधिकतर देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। आज हम जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं उसे फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी क्या है? आज के कागज के नोट जैसे 500 रुपये का नोट के पीछे कोई सोना नहीं रखा जाता। इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि 1. सरकार ने इसे कानूनी मान्यता लीगल टेंडर दी है। 2. लोगों को सरकार और अर्थव्यवस्था पर भरोसा ट्रस्ट है। इस तरह इंसान ने वजनदार धातु से भरोसेमंद कागज तक का सफर तय किया, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुपरफास्ट बना दिया। बैंकिंग प्रणाली ने कागज पेपर से डिजिटल तक की छलांग लगाई है, जो पैसे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और अदृश्य बदलाव है। आज दुनिया का लगभग 90% से ज्यादा पैसा भौतिक रूप में नोट या सिक्के मौजूद ही नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर सर्वर पर एक नंबर है। यह जादू आंशिक आरक्षित बैंकिंग फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग नामक प्रणाली से होता है। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। 1. पैसा कैसे बनता है? मनी क्रिएशन।
जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे तिजोरी में बंद नहीं रखता। वो उसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 10% अपने पास रखता है और बाकी 90% किसी और को उधार लोन दे देता है। चरण 1, आपने बैंक ए में 100 रुपये जमा किए, बैंक के पास 100 रुपये हैं। चरण 2, बैंक ए ने इसमें से 10 रुपये अपने पास रखे और 90 रुपये राहुल को लोन दे दिए। चरण 3, राहुल ने वो 90 रुपये बैंक बी में जमा कर दिए। अब अर्थव्यवस्था में 100 रुपये आपके पास हैं, जोड़ 90 रुपये राहुल के पास इक्वल्स कुल 190 रुपये हो गए। चरण 4, बैंक बी ने 9 रुपये अपने पास रखे और 81 रुपये किसी और को लोन दे दिए। इस प्रक्रिया को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। बैंक ने हवा से पैसा नहीं बनाया, बल्कि उधारी क्रेडिट देकर अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा मनी सप्लाई बढ़ा दी। 2, भौतिक से डिजिटल तक, फिजिकल टू डिजिटल। पहले के ज़माने में हर लेन देन के लिए नोटों का आदान प्रदान ज़रूरी था, लेकिन इंटरनेट और कंप्यूटर ने इसे बदल दिया। खाता बही का खेल, लेजर एंट्रीज। अब पैसा सिर्फ एक डेटाबेस एंट्री है। जब आप 500 रुपये का भुगतान करते हैं तो बैंक आपके खाते से 500 घटा देता है और दुकानदार के खाते में 500 जोड़ देता है। कोई भी भौतिक नोट हाथ नहीं बदलता। गति और सुविधा, यह प्रणाली प्रकाश की गति से काम करती है। आप भारत में बैठकर अमेरिका में सेकंडों में भुगतान कर सकते हैं। 3, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, CBDC माइनस अगला कदम। हम अब पेपर मनी से भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में ई रुपए और दुनिया भर में CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ रहे हैं। ब्लॉकचेन तकनीक, ये बिटकॉइन जैसी ही तकनीक है, लेकिन इसे सरकार नियंत्रित करती है। प्रोग्रामेबल मनी, भविष्य में सरकार आपको ऐसा पैसा दे सकती है जो सिर्फ किताबों या दवाइयों पर ही खर्च हो सके, शराब पर नहीं। ये पैसे का सबसे स्मार्ट रूप होगा। इस तरह हमने पत्थरों और सीपी से शुरू करके सोने चांदी और कागज के नोटों का सफर तय किया, और अब हम अदृश्य पैसे इनविजिबल मनी के युग में जी रहे हैं, जहां विश्वास ही सब कुछ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां बैंक की जरूरत को ही चुनौती दी जा रही है। यह पैसे के विकास का सबसे नया और क्रांतिकारी चरण है। अभी तक हम डिजिटल बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन याद रहे, इनमें भी पीछे बैंक ही काम करता है। जब आप UPI करते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में संदेश जाता है। लेकिन अब क्रिप्टोकरेंसी और ई-रूपी CBDC इस पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसे 2 अलग-अलग रास्तों से समझते हैं। 1, क्रिप्टोकरेंसी, विद्रोही रास्ता, द रेबल वे। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का मुख्य उद्देश्य ही ये था, बिचौलियों बैंक्स को हटाना। बिना बैंक का खाता, इसमें आपका पैसा किसी बैंक के सर्वर पर नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन पर होता है। ये एक ऐसी डिजिटल खाता बही है जिसे कोई एक व्यक्ति या बैंक कंट्रोल नहीं करता, बल्कि लाखों कंप्यूटर मिलकर चलाते हैं। पीयर टू पीयर ऑन P2P। अगर मुझे आपको पैसे भेजने हैं तो मुझे बैंक की अनुमति की ज़रूरत नहीं। मैं सीधे अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में कॉइन भेज सकता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपको हाथ से नकद कैश दूं, लेकिन डिजिटल रूप में। स्वतंत्रता, इसमें सरकार या बैंक आपका खाता फ्रीज नहीं कर सकते, सिद्धांत रूप में, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। चुनौती, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए अगर पासवर्ड भूल गए या गलत जगह पैसे भेज दिए तो कोई कस्टमर केयर नहीं है जो मदद कर सके। 2, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC बाई ई-रूपी, सरकार का आधुनिक रूप। सरकारों ने देखा कि लोग क्रिप्टो की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वो तेज और सस्ता है, इसलिए उन्होंने अपना खुद का डिजिटल पैसा निकाला, जैसे भारत में ई-रूपी। ये सामान्य डिजिटल बैंकिंग जैसे पेटीएम UPI से बिल्कुल अलग है। यहां फर्क समझिए। बैंक में रखा पैसा, ओल्ड वे। जब आपके बैंक खाते में 100 रुपये होते हैं तो वो वास्तव में बैंक की उधारी, लायबिलिटी है। अगर बैंक डूब गया तो आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है, बीमा सीमा तक। ई-रूपी, न्यू वे, आपके ई-रूपी वॉलेट में जो डिजिटल टोकन हैं वे सीधे RBI रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें बीच के बैंक की भूमिका सिर्फ एक वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर की है। अगर आपका कमर्शियल बैंक जैसे SBI या HDFC कल बंद भी हो जाए तो भी आपके वॉलेट में रखा ई-रूपी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसकी गारंटी सीधे सरकार RBI ने ली है, बैंक ने नहीं। सबसे बड़ा बदलाव, प्रोग्रामेबल पैसा, प्रोग्रामेबल मनी। ई-रूपी का सबसे जादुई फीचर यह है कि इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। उदाहरण, सरकार किसानों को खाद के लिए सब्सिडी देना चाहती है। पुराना तरीका, सरकार किसान के बैंक खाते में पैसे भेजती थी जिसे वो शायद किसी और काम में खर्च कर दे। नया तरीका,
CBDC सरकार किसान को ऐसे ई-रूपी वाउचर देगी जो सिर्फ खाद की दुकान पर ही चलेंगे। शराब की दुकान पर वो डिजिटल पैसा काम ही नहीं करेगा। इसके लिए किसी बैंक मैनेजर की निगरानी की ज़रूरत नहीं, ये कोड खुद तय करेगा। निष्कर्ष, बैंक कहाँ जाएंगे? ये नया विकास बैंकों को पैसे के मालिक से बदलकर सिर्फ सेवा देने वाला सर्विस प्रोवाइडर बना रहा है। क्रिप्टो चाहता है कि बैंक पूरी तरह खत्म हो जाए और लोग खुद अपना बैंक बने। CBDC ई-रूपी चाहता है कि पैसा सीधा सेंट्रल बैंक से आम आदमी तक पहुंचे और कमर्शियल बैंक सिर्फ ग्राहक सेवा और ऐप संभालने का काम करें। मानव इतिहास में पहली बार हम विश्वास को संस्थाओं बैंक से हटाकर तकनीक कोड पर ले जा रहे हैं।